इसरो और नासा, क्या डिफरेंस है इसरो और नासा? हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ, एक टाइम था सब लोग नासा में, आज वही इसरो है। अब इसरो को एम्पावर करने के लिए क्या किया गया है, मे भी बहुत लोगों को ना पता है। इसरो की जो हमारी सैटेलाइट है उनकी सर्विसेज को रेंट आउट कर दिया गया है। छोटी कंट्री, मालदीव है, गाना है, अफ्रीका है, नेपाल है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं, पहले ये बताओ। दो बात, आप इंसान कैसे हैं और आप नेता कैसे हैं। आप इंसान के रूप में भोले इंसान हो सकते, आपका भोलापन लाइफ में चल सकता, लेकिन देश जब हैंडल करना है तो आपको स्मार्टनेस, विजडम चाहिए। आपने भी कोविड के टाइम पे काफी मील्स प्रोवाइड करे थे, लंच भी, डिनर्स भी, 2 टाइम के मील भी आपने। वो एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी और ये तो आप कहिए कितनी बड़ी डेमोक्रेसी में इतना बड़ा फैसला एकदम ले लेना, कंट्री को क्लोज कर दिया, बहुत बड़ी बात है। वरना एक बार ये फैल जाता तो जो हम 1918 की सुनते हैं ना, 1918 में भी ऐसी बीमारी आई थी, वो बहुत बढ़ जाती। मुस्लिम्स हैं, उनको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी हमारी पार्टी नहीं है? कि सभी धर्म बराबर है, कोई डिफरेंस हो नहीं सकता और एक दूसरे के रिलीजन की हमेशा रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैं कहा किसको वोट कर रहा है, तो मैं कहा रहा भाई कौन जाएगा इतनी दूर वोट देने। मैं कहा यार वोट एक इतना इम्पोर्टेंट है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई। ये अगर आज से 75 साल पहले या 80 साल पहले उस टाइम की यंग जनरेशन ने ऐसा ही सोचा होता ना, जैसा आप मुझे बता रहे हो, तो कहीं पे ना अंग्रेजों के नीचे जॉब कर रहे होते। अगर इस देश को कुछ देने के लिए उन्होंने जान दी ना, ये वोट का राइट है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट पॉडकास्ट चैनल सुपर टॉक्स में। आज राघव और मैं बहुत खुश हैं क्योंकि आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है। एक अच्छा नेता क्या होता है? एक अच्छा नेता वो होता है जो पब्लिक की सेवा करे ऐसी जो दिखे, सिर्फ बोला नहीं जाता जिसमें। आज हमारे साथ लोकसभा इलेक्शंस एमपी कैंडिडेट श्री कमलजीत शेरावत जी हमारे साथ हैं। उन्होंने जो काम पहले किया है वो तो तारीफ के हकदार हैं ही, पर मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ। पार्क्स बनाना, हॉस्पिटल्स में जाना, हॉस्पिटल्स में लोगों की सेवा करना, लोगों के लिए जिम्स करना, लोगों के वेलफेयर के लिए हर एक वो कदम जो ज़रूरी होता है, वो सब कुछ उन्होंने किया है। और आज उनसे और पर्सनल होंगे और जानकारी जानेंगे कि क्या प्लान है, क्या विजन है। स्वागत करते हैं मैम आपका सुपर टॉक्स में। धन्यवाद, थैंक यू। मैम कैसे हैं आप, पहले तो ये बताएं। आपका गला बैठ गया था? देखिए, लगातार 2 महीने से ज्यादा कंपेन करते हुए हो गया है। ये सौभाग्य भी बहुत कम लोगों को मिलता है वरना पॉलिटिक्स में बहुत कम 40-45 दिन का मैक्सिमम होता है। लेकिन इस बार 2 मार्च को टिकट डिक्लेयर हुआ है और 25 मई को है, तो ऑलमोस्ट अराउंड 3 मंथ का टाइम है। और 2 मंथ से ज्यादा टाइम हो चुका है, तो गला भी तो एक लिमिट होती है ना। उसके बाद वो भी कहता है कि थोड़ा तो रेस्ट दो, पर हम कहते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, तो 25 के बाद देखेंगे। तो मैम चलो इलेक्शंस पे तो हम आएंगे धीरे धीरे, इसी की आज चर्चा करनी है। थोड़ा सा मैं आपको जानना चाह रहा था, हम जानना चाहते हैं कि अगर आपको 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना तो 3 वर्ड्स क्या होंगे? वेरी होपफुल अबाउट द एनवायरमेंट, थिंग्स जो भी मेरे आसपास होते हैं, मुझे बड़ा पॉजिटिव लगता है। मुझे बहुत कभी नेगेटिविटी बहुत रेयर होता है, मुझे आती है। मुझे यंग जनरेशन से बात करना अच्छा लगता है क्योंकि मेरा फील्ड ऐसा है। और तीसरी बात, मुझे लगता है कि अपनी रिपोर्ट कार्ड खुद बनानी चाहिए, क्योंकि अपनी रिपोर्ट कार्ड खुद बनाते हैं तो गलती की संभावना कम होती है। बिल्कुल। तो आप मुझे 3 वर्ड में ये कहोगे कि मैं खुद को बहुत डिसिप्लिन रखती हूँ और खुद को बहुत पॉजिटिव रखती हूँ और चाहती हूँ कि मुझसे जो भी बात करे उसको मुझसे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिले। मेरा ना एक सवाल पता नहीं, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि एक थोड़ा सा सीरियस है, अब दोनों चलेंगे ना। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो मुस्लिम्स हैं उनको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी हमारी पार्टी नहीं है? ऐसा मतलब ये एक नोशन क्यों है? देखिए, मेरा मानना है और भाजपा का मानना भी है कि सभी धर्म बराबर है, कोई डिफरेंस हो नहीं सकता और एक दूसरे के रिलीजन की हमेशा रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अब उस रिलीजन के रिस्पेक्ट में कंट्री की रिस्पेक्ट भी साथ जुड़ जाती है। तो कई चीजें, मान लीजिए ट्रिपल तलाक की बात आई, तो वो उसके 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं। मुस्लिम लॉ में ट्रिपल तलाक को जायज माना गया जी, लेकिन आप आज की डेट में देखेंगे तो कहीं ना कहीं लगता है कि विमेन डेवलपमेंट हो रहा है, विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, तो नहीं होना चाहिए। जब इस तरह की पॉइंट आते हैं जहाँ रिलीजन और एडवांसमेंट, तो वर्ड गलत होगा, चेंज एज पर द सिचुएशन। आज हम लोग बहुत चेंज हुए हैं। हिंदू घरों में भी पहले घूंघट था, सारी चीजें थी, आज नहीं है। तो कहीं ना कहीं रिलीजन की जब बात आती है तो हर रिलीजन में चेंज धीरे धीरे आता है और बीजेपी भी इस चेंज के फेवर में है।
आपके अंदर से विचारधारा वही रहनी चाहिए, संस्कार रहने चाहिए, लेकिन टाइम के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। पर आप देखो ना, अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, लेकिन मैं अभी इस बात को पूरा करूं, ट्रिपल तलाक जो था वो इंडिया में था, मुस्लिम कंट्रीज में नहीं था। तो उसे अगर मान लो या तो होता तो सभी मुस्लिम कंट्रीज में होता तो जस्टिफाइड था। नहीं मैम, पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, बट अब जैसे अभी इलेक्शन टाइम चल रहा है, अब माधवी लता जी ने हैदराबाद में कुछ मुस्लिम वोटर्स थी, उनका बुरखा ऊपर किया, पहले देखा और उसके ऊपर आगे किसी लोगों ने FIR भी कर दी। अब जैसे जब स्टेटमेंट्स आती हैं 80-20 आपने सुनी है, तो अब जब ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं, अब जो 2020 में जो दिल्ली में राइट्स हुए, तो अब ऐसी सारी जो सिचुएशंस बन जाती है, तो एक लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे साथ नहीं है, शायद ये हमारे लिए नहीं है, तो वो जनरलाइज नहीं हो पाती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिचुएशंस को पोलराइज करते हैं। अगर आप एक व्यक्ति आम से पूछेंगे तो उसे एक अलग थॉट होती है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल पे जाके बात करूंगी, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, 370 और 35A कब से लगी हुई थी? जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना जी। कितना बड़ा उसका ड्रॉबैक था कि इंडिया के अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता था या नया गजट नोटिफिकेशन होता था तो क्या लिखा हुआ आता था? दिस रूल विल बी एप्लीकेबल इन होल इंडिया ब्रैकेट में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये तो बहुत इनक्रेडिबल स्टेप था। तो ये जो किया, इसमें जो वहाँ के नेता थे वो कह रहे थे ऐसा होगा नहीं, होगा तो बहुत लोग कहते थे बहुत विरोध होगा, लेकिन हुआ तो विरोध हुआ क्या? हो गया, खत्म भी हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट वहाँ पे पत्थरबाजी भी खत्म हो गई, वहाँ पे लोग नौकरी भी कर रहे हैं और आतंकवाद भी लगभग खत्म सा ही हो गया है। इनफैक्ट कल की न्यूज यही आई थी POK में, जब हमने देखा कि भारत का झंडा लहराया गया उस तरफ भी, तो एक अपने आप में ही बहुत समझ आ रहा था कि हाँ, इंडिया का इन्फ्लुएंस, जो इंडिया कश्मीर का इन्फ्लुएंस है वो आगे भी जा रहा है और लोग वहाँ पे भी बहुत हो रहे हैं। देखिए, जब कभी दंगा होता है तो कास्ट देख के बम थोड़ी ना किसी को मारता है। बिल्कुल। जब कोई हमला होता है और वो सैनिक मरे या पत्थरबाज, कोई डेफिनेशन नहीं है ना उस चीजों की। तो माहौल को ठीक रखना ये कुछ ही लोग होते हैं। वहां के नेताओं ने ऐसा माहौल बना दिया था, हट नहीं सकता, लेकिन हटाया। मुझे लगता है स्लोली ग्रेजुअली आने वाले 10 साल में फर्क पड़ेगा। मैम, पर ग्रेजुअली फर्क जो पड़ेगा, तो अब जब लद्दाख में सोनम वांगचुक जी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो चाह रहे थे कि स्टेटहुड मिले लद्दाख को, और क्लाइमेट फास्ट वो कर रहे थे और उन्होंने अनशन किया और बड़ा लोग बहुत कनेक्टेड है उनसे। बट अब जब दूसरा रुख देखा जाता है कि जब कोई मौजूदा सरकार के अगेंस्ट जा रहा है, तो फिर क्यों वहाँ पे सेक्शन 144 लगा दिया गया? क्यों वहाँ पर उस बात को क्यों दबाने की कोशिश की? और लोग, मतलब आप ट्विटर, मैं तो ट्विटर बहुत डीपली फॉलो करता हूँ, तो उसमें लोग अब बोलने लग गए कि ये कोई पाकिस्तान का एजेंट है। तो क्या इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई अगर सही भी कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा, बीजेपी का आर्टिकल 370 वाज वन ऑफ द इनक्रेडिबल मूव्स, नो डाउट अबाउट इट, बट जब कोई सही बात कर रहा है तो उसका सपोर्ट क्यों नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, जब आप किसी भी चीज को एक एंगल से देखेंगे और दूसरे एंगल से देखेंगे, एक लिमिट तक दोनों जस्टिफाइड होंगे, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में क्या है, नेशन के इंटरेस्ट में क्या है, फ्यूचर के इंटरेस्ट में क्या है, ये चीज़ें आपको डिफरेंस कर देती है। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ पे एक फ्लाईओवर बन रहा था, फ्लाईओवर को बनाने वाले जो बन रहा था वहाँ के लोगों ने विरोध कर दिया। वो कहते जी हमारे यहाँ से फ्लाईओवर जाएगा तो श्योर होगा। अगर दिल्ली को यही सोच के पहले वाला रखा गया हो, तो इसी तरह से मैंने एक एग्जाम्पल दिया, वहाँ पर भी चीज़ें एक होती है कि ये चीज़ ठीक है, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में कंट्री के लिए, नेशन के लिए अगर कोई चीज़ ठीक नहीं है तो कंट्री फर्स्ट है। चाइना आज प्रोग्रेस कर रहा है, चाइना में सिर्फ एक सोल है, नेशन फर्स्ट, नथिंग एल्स। हमारे यहाँ दोनों को वेटेज है, लेकिन अगर दोनों की वेटेज की बात आएगी तो वेटेज उन चीज़ों को ज़्यादा जाएगी जिसमें सोसाइटी, नेशन की बेटरमेंट ज़्यादा है। तो इसलिए मैं एग्जैक्टली उस मुद्दे में, क्योंकि चुनाव में हूँ, ज़्यादा पता नहीं है, पर मुझे कॉन्सेप्ट होता है। मेरे पास 10 मुद्दे ऐसे आते हैं कि जिसमें होता है कि वो कहता है ये ठीक है, मैं कहता हूँ आप ठीक हो, लेकिन क्या हम इसको रोक दें? नहीं रोका जा सकता, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। बिल्कुल। अब आपको टनल बनानी है, आपको मान लीजिए आपने लद्दाख में और यहाँ पे लेह लद्दाख के आसपास में 86 फ्लाईओवर टनल्स बनी है। आपकी आर्मी को कितना आसानी हुई है, वहाँ की इकॉनमी में आप घूमने जाओगे, टूरिज्म बढ़ेगा, कितनी आसानी हुई है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी चलती हैं, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में पब्लिक इंटरेस्ट और कंट्री इंटरेस्ट जहाँ है वहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है, और उसमें फिर भी कोई विरोध करता है
तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है तो आपको कर्तव्य भी तो दिए हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि आप समझकर बोलें। तो अब कुछ भी थोड़ी ना बोलेंगे, तो पहले समझिए, अगर उससे गवर्नमेंट किसी को फायदा पहुंचा रही है तब आप करिए, लेकिन गवर्नमेंट अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कर रही है तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इतने ऑपोजिशन में जो काम मान लिया कि अपोज करने का ही होता है, पर कोई भी ऐसा स्टेप जो गवर्नमेंट लेती है, चाहे वो सही हो गलत हो, बिना देखे हमें अपोज ही दिखता है उसके अंदर। कभी भी जो भी स्पीचेस होते हैं हमेशा अपोज करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम थोड़ा ब्रॉडर स्केल में जाएं तो हम देखते हैं कि अगर कोई अनआइडेंटिफाइड किलर किसी टेररिस्ट को मार रहा है तो वो भी आ जाते हैं कि भारत की साजिश है, रॉ की साजिश है, तो उसमें भी मोदी जी के ऊपर टारगेट किया जाता है। तो ये सब जब आपको पता लगता है कि कनाडा में, यूएस में और इनफैक्ट लोकली भी अगर सीधा सीधा ब्लेम अगर प्राइम मिनिस्टर जी को किया जाता है, तो ये आप लोग डील कैसे करते हो इसमें? देखिए, जब आप स्ट्रांग होते हो तो आपको सारी ताकत वीक करने में लग जाती है। और आज जो हमारी कंट्री में है, स्पेशली मैं कहूँ कि पिछले 10 साल में, मैं इस पार्टी को बिलोंग करती हूँ इसलिए नहीं, मैं एग्जाम्पल देके आपको बता सकती हूँ कि कंट्री स्ट्रांग हुआ है। और जब कंट्री स्ट्रांग होता है तो जो बड़ी कंट्रीज है उनको कम पसंद आता है। और अगर हम इतनी, आपने नेटफ्लिक्स का क्वेश्चन पूछा था, हम इतनी सीरीज देखते हैं, उन सीरीज में हमें रॉ का, बाकियों का वर्किंग समझ में आता है जी। हम अपनी कंट्री को बचाने के लिए हमेशा खड़े हैं, लेकिन किसी को टारगेट किलिंग हमारा काम नहीं है। हमारे यहाँ तो राम ने भी रावण को तब मारा जब वो माने नहीं और लंका छोड़ कर आ गए। तो हमारा तो संस्कार ही दूसरे, तो हम किसी को नहीं करते हैं। कोई हमें कुछ कर रहा होता है तभी हम उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो ये जो लोगों की बात है, देखिए आज की डेट में इंडिया को बहुत कम लोग बर्दाश्त कर पा रहे हैं। पिछले जितने सालों में जो डेवलपमेंट हुए हैं, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी नहीं, बहुत बड़ी ही है। इतनी बड़ी मार्केट को अगर वीक रखेंगे तभी पूरी दुनिया में जो कमर्शियल कंट्रीज उनका काम चलेगा। इंडिया अगर स्ट्रांग हो गई तो फिर उनकी प्रोडक्ट कहाँ बिकेंगे, उनकी इंडस्ट्रीज कहाँ होंगी, मैन पावर भी आपकी, डिमांड भी आपकी, सप्लाई भी आपकी, तो आप औरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। अच्छा, मैं एक ऑनेस्ट सा जवाब दोगे? बिल्कुल। आप ये बताओ, देखो सच बता दो, देखो हर बात में होता है अच्छा बुरा भी होता है। तो आपको अगर मैं पूछूं कि आपको पार्टी की कोई ऐसी चीज जो बड़ी इरिटेट करती हो, क्या है? कुछ तो होगा। देखो इस पार्टी को जब मैंने फॉलो किया है तो मुझे इसमें सारी चीज अच्छी नजर आई। मुझे इतनी देर लगानी पड़ी। हमारे यहाँ देखो, एक पॉलिटिक्स की क्या क्या खराब चीज हो सकती है। परिवारवाद यहाँ नहीं है, भ्रष्टाचार यहाँ नहीं है, आपका देश को पीछे रखकर कुछ हिडन एजेंडास पे काम करना वो यहाँ नहीं है। ऐसा थोड़ी हो सकता है, सब कुछ आप अच्छा बता दो ना मुझे, चलो आप बता दो। नहीं आपको कोई तो, आपको भी ध्यान मैं क्या कह रहा हूँ, आजकल सोशल मीडिया पे चलिए आप उन्हीं का कोई जिक्र कर। चलो मैं जिक्र करते हैं, एग्जैक्ट चलो बात करते हैं। आप बताइए। इलेक्शन बॉन्ड में मेघना जो एंटरप्राइज थे उसने उन्होंने पैसा एक 14,000 करोड़ कुछ का उनको एक प्रोजेक्ट मिला, और उसमें देखा कि जो इलेक्शन बॉन्ड्स आई उन्होंने बीजेपी को भी कुछ बहुत अच्छा अमाउंट डोनेट किया हुआ था। इलेक्शन बॉन्ड्स में आया कि 12,000 करोड़ का जो संपत्ति है जो इलेक्शन बॉन्ड की थी उसमें से 6,000 करोड़ बीजेपी के पास है, 47% कुछ उसका रेट बनता है। तो फिर जब ये इलेक्शन बॉन्ड्स के चीज़ें सामने आई तो अब कहीं ना कहीं ये एक, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में कहा कि उसको आगे पब्लिश करो, एग्जैक्टली बताओ डेटा जनता को। तो ये सामने आया, और ये नहीं सिर्फ बीजेपी की है बट बीजेपी की मेजॉरिटी पार्टी है। तो अब उनको, उन कंपनीज को वो क्यों मिला प्रोजेक्ट, और उसको वो प्रोजेक्ट मिला और उसी ने ही डोनेट किया बीजेपी में। तो ये कहीं ना कहीं आपको लिंक नहीं दिखता? आप एक बात को समझने की कोशिश करिए, गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट सीधा किसी को बुलाकर नहीं दिया जा सकता। देयर इज ऑलवेज अ नॉर्म्स, कंडीशंस, टेंडर होता है। टेंडर का प्रोसेस कुछ भी हो सकता है बट ब्लैक एंड वाइट होगा। ओपन बिड होती है, ओपन बिड में जो आएगा वो सिलेक्ट होगा। अब जो कंपनी आई है वो, उस गवर्नमेंट ने उसको टेंडर दिया, डेफिनेटली आपको दिख रहा है ना कि टेंडर दिया। जो कंपनी आज मान लीजिए केदारनाथ में, हरिद्वार में, उज्जैन में, अयोध्या में और हरमिंदर साहिब पे, करतारपुर साहिब कॉरिडोर पे, या मुस्लिम्स के लिए हज का अमाउंट बढ़ा दिया गया है, ये सब पैसा काम सरकार करती है। तो सरकार जब अनेक काम करती है तो कंपनीज को पता होता है
कि भाई ये सरकार इतने खर्चे करती हैं तो इनको भाई ये सारी चीज़ें करने के लिए फंड चाहिए, ये एक इकोनॉमिक वो है। अब चुनावी बॉन्ड क्यों दिए जाते हैं? जब आपको लगता है कि ये सरकार सही चल रही है, लोग वोट क्यों दे रहे हैं? जिसके पास जो सपोर्ट होगी वही तो देंगे ना। तो जो एक सरकार सही काम करते हुए दिखती है, उसकी जिसकी जैसी क्षमता है, अब मान लीजिए मेरे पास एक वोट है और कुछ है ही नहीं, तो मैं वोट देती हूँ। मेरे पास 11,000 रुपये होते हैं तो मैं अपनी पार्टी में 11,000 रुपये का चंदा देती हूँ। तो जिसके पास जो है और जो जिसकी आइडियोलॉजी को पसंद करता है वो उसको देता है। और रही बात आपने कहा उनको ही क्यों दिया, तो भाई वो जब काम कर रहे हैं तो काम करने में कहीं ना कहीं वो सरकार अच्छा काम कर रही है, तो प्रोजेक्ट नए आ रहे हैं। अब है ना, कितने सारे रोड बन रहे हैं। पहले 2 किलोमीटर रोज के बनते थे, आज 36 किलोमीटर रोज के बन रहे हैं। अब पहले भी यही सरकारें होती थी, लेकिन आज जो सरकार वो काम कर रही है। मैम इसका मतलब आप कह रहे हो बीजेपी में जीरो करप्शन है? हम हाँ, सच्ची बताना। बिल्कुल नहीं, जीरो करप्शन, नो देख लो, पक्का लॉक कर दें? यस कर दो। अच्छा ये बताओ, स्कूल में आप जब हम स्कूल में होते थे तो आप स्कूल में एज अ स्टूडेंट कैसे थे? शरारती। शरारती थे? कोई बताओ ना, कोई काफी किस्सा सुनाओ। शरारती में मेरी कभी स्टूडियस होने में असर नहीं आया। मैं स्टूडियस भी थी। अच्छा। लेकिन शरारती में टीचर्स को शरारती बच्चे पसंद भी होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे हो, लेकिन क्लास को वो मॉनिटर कर बनते थे आप? हाँ बिल्कुल बनती थी, वो डल नहीं होने देते। अच्छा। कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए ना। अब सारे बिल्कुल बस टीचर को कोई किस्सा सुनाओ ना, ऐसा कोई पुराना लीडरशिप शुरू से ही है। हाँ कोई कुछ सुनाओ ना। देखिए हमारा क्या होता था, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। अच्छा, केंद्रीय विद्यालय? नहीं, केंद्रीय विद्यालय तो मैं टीचर थी। अच्छा। मैं जनकपुरी आपके पड़ोस में ही, अच्छा। जनकपुरी एवन स्कूल से पढ़ी हूँ। ओके। तो हम 4 फ्रेंड्स थे। अच्छा। और मुझे हमेशा बचपन से रहा है कि टीचर के सामने बैठो, क्योंकि टीचर के जब सामने बैठते हो ना तो आप ना हमेशा अटेंशन में रहते हो और आप जल्दी ग्रैब करते हो, आप इधर उधर भटकते नहीं हो। या एक शौक था टीचर के सामने रहने का, कुछ भी हो सकता है। तो हम 4 फ्रेंड्स थे। अच्छा। तो जैसे हम 6 से 7th में जाते थे तो ABCD 4 सेक्शंस होते थे। तो आपने देखो ना स्कूल में ऐसे डेस्क होता है, जो बीच में सेंटर वाली टेबल है उस पे उसके सामने भी एक टेबल होती है, जो 2 साइड में होती है, 5 का ही टेबल होता है। तो जब हम होते थे ना रूम में, तो प्रेयर में गए, जैसे हम 6 से 7th में आए तो 7th का जो फर्स्ट डे प्रेयर का होता था उस दिन हमें रूम अलॉट होते थे। अच्छा। और रूम अलॉट लेने के बाद हम सब भागते थे और अपनी वहां पे जाके जगह लेते थे। अब हमें आगे की जगह चाहिए थी। अच्छा। तो हम क्या करते, हम 4 फ्रेंड्स थे। हम प्रेयर में नहीं जाते थे। अच्छा। हम क्या करते थे, टीचर के सामने वाले एक डेस्क पे पीछे वाले पे बैठ के अगले वाले पे पैर रख लिया। अच्छा। चारों सेक्शन में। फिर जब क्लास अलॉट हुई तो हमारे बैग तो अपनी पुरानी क्लास में होते थे, यानी 6 में है तो 6 का जो सेक्शन का रूम होता था वहां होते थे। तो जब वहां पर हम बैठते थे पहले 4 डेस्क, जब पूरी क्लास सेटल डाउन होती थी फिर वो जो 3 थे वो बाकी बैग उठा लाते थे और एक में आ जाते थे। तो मैंने हमेशा मतलब अप टू 12th मेरा वही एक प्लेस रहा और बहुत सी यादें हैं। स्कूल पढ़ाई भी बहुत की, मैं तो पढ़ रहा था, आपने तो BCom MCom LLB, मुझे पता नहीं आप डॉक्टरेट भी कर लोगे, पढ़ते ही रहोगे इतना। मैम पढ़ाई का क्या होता है, हम तो डर जाते हैं। मैं तो इंजीनियरिंग करी, उसके बाद मेरे से तो हो गया और नहीं मैं पढ़ पाऊंगा 4 साल से ज्यादा। मैं भी ग्रेजुएशन में रुक गया, मैं बहुत हो गया। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना मैंने BCom नहीं किया, BCom ऑनर्स किया। BCom ऑनर्स, देखो ऑनर्स भी हो गया अब तो। रीजन है हमारे BCom ऑनर्स में 58 बच्चों का एडमिशन हुआ। अच्छा। हम 16 बच्चे फर्स्ट ईयर में पास हुए। अच्छा। बाकी सबकी री आ गई। तो री में आपके पास चॉइस होता है, ऑनर्स वाला पढ़ते हैं कि आप सेकंड ईयर BCom पास ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा। और ये आप रिपीट कर सकते हैं। तो उस टाइम कोई बच्चा ना रिपीट में नहीं जाना चाहता, वो क्या करते हैं दूसरे सेक्शन में आ जाते हैं। तो हमारे सेकंड ईयर में क्या हुआ कि हमारी क्लास में बच्चे 16 और हमारे सारे फ्रेंड्स कहाँ चले गए, BCom पास में। अब ऑनर्स की क्लासेस होती थी सुबह सुबह 8 बजे से। अच्छा। मेरा दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज था। अच्छा। और हमारे बच्चे चले गए वहां पे। अब उनकी क्लास हो 1 बजे से शुरू, अब हम अपनी क्लास खत्म करें, उनकी क्लास के बाहर खड़े हो जाएं, इसलिए कि ये बाहर आएंगे तो रेस्टोरेंट जाएंगे, रेस्टोरेंट मतलब कैंटीन जाएंगे, कहीं भी जाएंगे उन्हीं के साथ तो जाएंगे। तो हमारे टीचर थे TN छाबड़ा, फेमस टीचर है। अच्छा। कॉमर्स का हर बच्चा उनको जानता होगा, उनकी बुक्स लिखी हुई बहुत है। अच्छा। तो TN छाबड़ा जिस सर ने देखा तो ना मैं आके बोला, कहते सुनो वो जो क्लास है ना उसका नाम है BCom पास, वो पास ही पास है, उन्हें कोई फेल नहीं कर सकता, और तुम हो BCom ऑनर्स तो पढ़ लो, तुम्हारे पास ये ऑप्शन भी नहीं है कि 3rd ईयर में चले जाओगे, फिर तुम्हें ईयर रिपीट करना पड़ेगा।
तो कॉलेज में लाइफ में बहुत यादें हैं। कॉलेज लाइफ कैसी थी? बहुत शानदार, जैसे सबकी होती है। तो बंक करते थे? कभी कभी करते थे। मूवी भी देखते थे? क्या करते थे? और क्या करेंगे और भी ऑप्शन नहीं थे। कॉलेज के हमारे दोस्त टाइम में तो बिल्कुल नहीं थी क्योंकि एक अगर मान लो रेस्टोरेंट भी तो दुर्लास होता था। हाँ, नुलास होता था, डिफेंस दिल्ली में कॉलोनी सबसे जाओ। पुरानी है। हाँ, हाँ। बहुत पुराना नुलास था। की आपने हॉट चॉकलेट फज खाई है? उस टाइम पे पिज्जा नया नया आया था तो मुझे चॉकलेट का शौक नहीं है। अच्छा, नहीं समझ। नहीं, चॉकलेट कम लेती हूँ मैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड थी। दूसरी बात वो भी होती थी, पड़ोसी देख लेते तो शिकायत होती थी जो आजकल नहीं होती है। नहीं, पर इंटरेस्टिंग लाइफ, इंटरेस्टिंग। यस। तो स्कूल लाइफ के जो दोस्त थे, स्कूल के दोस्त और कॉलेज के दोस्त टच में है आपके? अब तो फोन करते होंगे, यार ये काम करा दो यार। तो मैं जिस फील्ड में हूँ ना, पॉलिटिक्स, इसमें अगर 10 खामियां हैं तो एक अच्छी बात है कि आपके रिलेशन लाइव रहते हैं। मेरा स्कूल, कॉलेज, पड़ोस की क्लास, बचपन, सब मुझसे आज कनेक्ट है। वाह। आज जब मैं इलेक्शन में हूँ तो मेरे सारे स्कूल फ्रेंड्स, हो सकता है जिंदगी में मुझसे ना मिले हो क्योंकि एलुमनाई ग्रुप है हमारा। स्कूल के बच्चे भी जहाँ से पता चल रहा है मेरे पास कॉल आ रही है, वो हर प्रोग्राम में पहुंचते हैं और मैं उन्हें ना हाई भी नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मेरी उनसे बस आई कांटेक्ट हो पाता है। अच्छा, अभी हाई कर दो, देखो अभी वीडियो देख रहे होंगे, अभी हाई कर दो। चलो, टू ऑल माय फ्रेंड्स, सॉरी मैं आपको ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। इलेक्शंस के बाद मैंने सबको देख लिया है, जो आ रहे हो। पक्का पार्टी करेंगे हम, इलेक्शंस के बाद सबको बुला पार्टी करते हैं हम, बढ़िया सी सबको बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, बढ़िया पिज्जा विज़ा खाएंगे। अब हम आते थोड़ा सा ब्रॉड सोचते हैं इन चीज़ों पे। तो अब क्योंकि सब कुछ चल रहा है, सब कुछ स्मूथ और इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो आपका क्या विजन है, क्या बदलाव आप देखना चाहोगे दिल्ली में, इंडिया में, और क्या एक मैसेज आप सोच के चल रहे हो कि ये मुझे करना ही करना है और ये मेरा विजन है? और मैं वो थोड़ा सा उसमें भी जानना चाहूँगा, जब आप मेयर थे तो मैंने सुना कि आपने जो सोडियम लैंप्स थे उसकी जगह LED वगैरह लगाया, तो उसका जब आपने ये जो चेंज देखा तो वो चेंज निखर के कैसे आया? मतलब लोगों ने एक्चुअली उसको एक्सेप्ट किया? बिकॉज मैं ये भी कहीं पढ़ रहा था आपके इंटरव्यू में कि आप कह रहे थे कि लोगों को फ्री बिजली तो दिख जाती है, पर जो हम उसके अलावा करते हैं वो कोई देखता ही नहीं है। पार्क बनते हैं, आप काफ़ी चीज़ें थी, तो ये लोगों को फ्री चाहिए ना, बस आपका जो करा वो लोग देखते नहीं है क्या? क्यों नहीं देखते? देखिए, जब आप कामों की बात करते हैं, हमारे बचपन में, मुझे आपके बचपन में भी रहा होगा, LED लाइट नहीं होती थी, घर में बल्ब होते थे। आप बल्ब अगर कभी खरीद कर लाए होंगे, जरूर लाए होंगे। मेरा तो बर्थ ही तब हुआ था जब आपकी शादी हुई थी। अच्छा। 97 में। तो भी उस टाइम पे बल्ब ही थे, लेकिन आपने बल्ब खरीदे नहीं होंगे मुझे लगता है, लेकिन खरीदे भी हो सकते हैं क्योंकि ज़्यादा जो LED में आया है ना ट्रांसफॉर्म, वो आया है 2014 के बाद, क्योंकि इसके अंदर लाइट का, LED बल्ब का रेट कम कर दिया। पहले LED जो बल्ब था वो 400-500 रुपये का होता था। जब PM साहब आए तो उनको जो एनर्जी सेविंग लगी तो उन्होंने इसको बहुत, इनकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया, काफ़ी कंपनीज आ गई, कंपटीशन हुआ, तो अब आपको 70-80 रुपये में शायद एक LED लाइट मिल जाती है। पहले महंगी थी। उससे पहले मैं अपने बचपन की बात करूं तो 150 वाट 200 वाट का हम बल्ब लगा के रूम में रखते थे। इवन दो स्टडी टेबल में भी जो लैंप होता था 100 वाट से ऊपर का होता था, और आज पूरे रूम में एक LED से 8 वाट की होती है, 6 और 8 की। तो ये जो विजन है ये मुझे वहीं से आई, और सोडियम लाइट बहुत लाइट खाती थी और फिर गर्म भी ज़्यादा करती, तो एनवायरनमेंट में भी हीटिंग होती है, एनर्जी वेस्ट भी होती है, कॉस्ट भी ज़्यादा, एनवायरनमेंट को भी वो इफेक्ट करती थी। तो इसलिए हमने 2,70,000 लाइट थी साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। अच्छा। तो हमने उनको LED में चेंज किया, तो उससे ये बेनिफिट हुआ कि जो बिल हमारा 18 करोड़ का आता था वो 2 करोड़ का हो गया पर मंथ। ये तो बहुत जबरदस्त है, हाई फाई कर लें इस बात पे, जबरदस्त है, दिस इज इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल है। बहुत फर्क है, 18 करोड़ 2 करोड़ बहुत होता है, बहुत अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? तो उसमें ये हमारी फर्स्ट कॉर्पोरेशन थी। अच्छा, सेकंड इसमें एक वाव की बात ये भी थी कि हमारे पास पैसे नहीं थे। अच्छा। फिर भी हमने काम किया। अब कैसे किया? जब हमने इसको एस्टिमेट किया कि ठीक है करते हैं, तो 178 करोड़ का इसका बजट आया LED लाइट खरीदने का। वी वर नॉट हैविंग द मनी ऑन दैट टाइम, क्योंकि 4,000 करोड़ रुपए की कॉर्पोरेशन होती है और दिल्ली गवर्नमेंट थी 75,000 करोड़। तो 4,000 करोड़ में सीधा 178 करोड़ विड्रॉ करना, कोई बजट हेड था ही नहीं हमारे पास। तो उस टाइम EESL, ये लिमिटेड कंपनी है गवर्नमेंट की, वो मैन्युफैक्चर करती है लाइट्स को बड़े स्केल पे। तो मैंने उनके CEO को अपने ऑफिस में बुलाया, तो मैंने उनसे पूछा कि सर हम करना चाहते हैं, PM साहब का एक अवार्ड निकला है एनर्जी सेविंग का,
और हम ये कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि 178 करोड़ नहीं है, तो आप हमारी इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं क्या? एंड दैट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ कि जब आप मन से कोई बात कहते हो ना तो हो जाता है। और डायलॉग है ना कि जब आप दिल से कुछ चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है, होता है। तो वही हुआ, वो एग्री हो गए। बहुत अच्छा। उन्होंने 3 महीने में विदाउट टेकिंग अ सिंगल पेनी इंस्टॉलमेंट बना दी, पैसे हमसे बाद में लिए 1 साल तक, और हमें लाइट बदल दी। और प्रेसिडेंट साहब ने, आदरणीय रामनाथ कोविंद जी महामहिम, उस समय राष्ट्रपति अवार्ड मिला था। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो मैम मोदी जी से मिलो कभी? ऐसे कभी नहीं, वैसे सो मेनी टाइम्स। अच्छा, तो कुछ बात हुई है, कुछ थोड़ी छोटी मोटी चुटपुट? देखो, उस बात को बात करना नहीं कहते। अच्छा अच्छा। जब तक वो मुझे मेरे नाम से बुला के और हम टेबल पे बात ना करें, तो ऐसे वो एक पब्लिक मीटिंग में या पार्टी मीटिंग में वो एक एजेंडा के तहत मीटिंग होती है। अच्छा। तो उस मीटिंग को मैं मीटिंग नहीं कहूंगी। ऐसा नहीं कि मैं बात इतने ही नजदीक से मैं उनसे सैकड़ों बार मिली हूँ। उनसे वो वाइब कैसी आती है, ऑरा कैसे आता है? क्योंकि हमने तो हमेशा टीवी पे स्क्रीन आप पे सोच देखा। नहीं सकते, आप स्पीचलेस हो जाते हैं। ये मैं फैक्ट बता रही हूँ, और मतलब मैं ये इसलिए नहीं बता रही हूँ, आपको भी मैं कभी सामने ले जाऊंगी तो आपको 2 मिनट ये लगेगा कि हाँ मैं किसी से मिल रहा हूँ। प्रॉमिस है आपका। देखो, हमने बात सुन ली है, ये आपने कहा सामने ले जाऊंगी। देखो, वो आते हैं, उनका मैं फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जी प्लीज। मान लीजिए उनकी फॉरेन की कोई सक्सेसफुल ट्रिप रहती है, तो जब वो आते हैं तो हम लोग रिसीव करने जाते हैं। हमारी कंट्री की फैमिली के हेड, हमारे तो कंट्री के हेड नहीं, लेकिन बीजेपी के हेड। तो मान लीजिए हम उन्हें लेने गए, उतरेंगे वो, तो वो आपके सामने 10-15 सेकंड रुकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप कुछ कहना चाहें, क्या कहना चाहते हो, वो सुनेंगे जरूर। आप जब इतनी देर में उनको बुके देंगे, वो स्टैंड स्टिल होंगे आपके सामने, वो आपकी बात सुनेंगे। अब उनको जवाब देना है तो जवाब देते हैं, मुस्कुराना हो तो मुस्कुराते हैं, जो भी है। मतलब वो आपको ऐसे नहीं निकलते कि बुके लिया और भागते चले गए। तो बहुत बड़ी बात है ये ऑरा का। तो मैंने भी मैं क्रिएटर्स अवार्ड में गया था, मुझे इनवाइट किया गया था, तो मैंने तो खुद मोदी जी से मैं खुद फील किया। तो ह्यूमर बहुत है मैम, मजा, मतलब बात बात में ना हंसा भी देंगे और हर ऑडियंस को टैप भी कर लेंगे। पर मैं एक जो मुझे सवाल जो पूछना है कि लोग एक पॉलिटिशियन को, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पॉलिटिशियन हो, और मतलब एक बड़ा अच्छा किसी ने कहा है कि फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी ऑपोजिशन हैज टू बी स्ट्रांग। बहुत जरूरी है। मैं भी ये मानता हूँ कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए, वरना कोई काम ही नहीं करेगा, सबको लगेगा सब ठीक है। तो मोदी जी को लोग एज अ पॉलिटिशियन कम और एक गॉडली फिगर की तरह ज्यादा देखते हैं, और मुझे थोड़ा सा मुझे लगता है ऐसा क्यों है? देखिए, आपने कहा अपोजिशन होना चाहिए, तो अपनी सीटें थोड़ी ना उनको दे देंगे। हाँ, नहीं वो उनको जीत कर आनी पड़ेगी। वो नहीं जीत रहे तो ये हमारी कमी तो नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो कमी है ही, तभी हार रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि उनकी पर्सनैलिटी, देखिए गॉडली फिगर क्यों देख रहे हैं? मतलब एक पॉलिटिशियन देखें, सही गलत, लोग तो मैम जैसे कि मैं देखा आरती भी करने लग जाते हैं, तो एक गॉडली फिगर क्यों? ये फीलिंग ना आप ला नहीं सकते, क्रिएट कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं होती। एक आदमी 12 साल तक सीएम रहते हैं, जो वो सीएम रहते हैं, इस बीच में उनको जितनी सैलरी मिली, जितने अवार्ड मिले, वो सबको सेल कराते हैं, उसकी नीलामी होती है, और वो पैसा वो महिलाओं में, विडो में, स्कूल की एजुकेशन के लिए दे देते हैं। बाकी नेता तो गिफ्ट घर ले जाते हैं। बनाती है उन्हें गॉडली की नहीं बनाती। अब जब वो बात करते हैं तो उन्होंने पेटीएम की, डिजिटल इंडिया की जब बात करी, तो वो डिजिटल इंडिया आज उत्तराखंड के उस गांव में भी है जहां वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। आज 50 रुपए की मैगी उत्तराखंड में मिल रही है। उन्होंने कहा, लोगों ने मान लिया, तो कहीं ना कहीं उनकी इस बात को जब लोग मानते हैं तो करेक्ट होते हैं ना। तो उनकी बातों में उनको सेल्फलेस एफर्ट्स दिखते हैं, थॉट ऑफ कंट्री दिखता है, थॉट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन दिखता है। और अपने लिए जब कुछ ना करें ना आप, स्लोली ग्रेजुअली आपकी पर्सनैलिटी लोग एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। इसके साथ साथ ये पर्सनालिटी को भी तो मानना पड़ेगा ना कि भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 8.1% पे ग्रो हुआ है। और अभी मतलब जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं, तो जब मणिपुर का वायलेंस हुआ, वो पूरे देश के लिए एक शर्मनाक विषय था, तो उसके ऊपर क्यों नहीं एक स्ट्रांगली उसको अपोज किया गया? आपने कई क्वेश्चन एक साथ कर दिए, तो मैं 1 बाय 1 जवाब देती हूँ। आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की। गवर्नमेंट जॉब का हमेशा एक नंबर रहा है और रहेगा। अराउंड 3.4 करोड़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है
तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना पड़ेगा। आपकी कंट्री में अब एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आपका रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, मुंबई एक्सप्रेस, हरिद्वार आप जाते हैं, आपकी रैपिड ट्रेन चल रही हैं। इससे जो लोग पहले घूमने 6 महीने में जाते थे, 2 महीने में एक ट्रिप मार कर आ रहे हैं नहीं आ रहे? ये टूरिज्म बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? आपका कंट्री पीपी किट, जिसमें एक सिंगल पीपी किट नहीं बनती थी, ड्यूरिंग द कोविड ओनली वो फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्ट करने वाला बन गया। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब आप सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी को मानेंगे तो कैसे बात बनेगी? आपके लिए स्टार्टअप आज आपके, मुझे लगता है कि यूनिकॉर्न जो बने हैं इंडिया में सबसे बड़ा नंबर है। मैं फॉर एग्जांपल 1 to 1 बात करती हूँ। इसरो और नासा, क्या डिफरेंस है इसरो और नासा में? हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ, एक टाइम था सब लोग नासा गए, हमारी साइंटिस्ट ने इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल निभाया वहाँ। आज वही इसरो है। अब इसरो को एम्पावर करने के लिए क्या किया गया है, मे भी बहुत लोगों को ना पता हो। इसरो की जो हमारी सैटेलाइट है उनकी सर्विसेज को रेंट आउट कर दिया गया। छोटी कंट्री है, मालदीव है, गाना है, अफ्रीका है, कोई भी, नेपाल है, उनको भी 10 इन्फॉर्मेशन चाहिए सैटेलाइट से, वेदर है, कोई और इन्फॉर्मेशन है, सो मेनी थिंग्स, उनको भी चीज़ें अपनी चेक करनी। वो इस पोजीशन में नहीं है कि वहाँ अपनी सैटेलाइट्स को पहुँचा पाए, तो इसरो उनको आज आउटसोर्सिंग की सर्विस देता है। ये थॉट पहले क्यों नहीं आई? एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। घर में किचन में कभी गए हो आप दोनों? हम तो खाना प्लेट लेने जाते हैं, बस खाना खाता। लेकिन एक छोटी सी डिब्बी किचन में हर एक में होती है, हींग। जी देखी होगी ना, कि जब मम्मा कुछ भी उल्टा पुल्टा खा लेते तो कहते हैं हींग ले लो। ठीक बात। आपको जान के हैरानी होगी, बिफोर 2018 आपकी कंट्री में 1 ग्राम हींग पैदा नहीं होती थी, और कोई ऐसी किचन नहीं है जिसके अंदर हींग ना हो। पैदा होने से नहीं है। अब आप रीजन पूछेंगे। 2018 तक 5 ऐसी कंट्री हैं जिनका आपस में कॉम्पैक्ट है। इराक, ईरान, अफगानिस्तान का पार्ट है और 2 ईस्टर्न रशिया के पार्ट है। बर्फ के रेगिस्तान में हींग पैदा होती है, वही उगाते थे, मोनोपोली थी, आपस में क्लोज कर रखा था। किसी को पौधा नहीं देते थे, सैपलिंग जो होती नहीं देते थे। मोदी जी ने 2018 में ईरान के साथ पैक्ट किया, लेकर आए, इंडिया में उगाई। अजंता एलोरा बचपन से पढ़ी है ना, हेरिटेज प्रॉपर्टी है, यूनेस्को भी है। 2014 तक वहाँ लाइट नहीं थी, वो 5 बजे बंद कर दिया जाता था। 5 बजे के बाद टूरिस्ट जबकि फॉरेन से आते थे तो भी जाना अलाउड नहीं था। वंदे भारत ट्रेन में बैठे होंगे ना आप लोग, अभी रिसेंटली कहीं मूव किए होंगे, लॉन्च हुआ, जब लॉन्च हुए, आज तो 32 ट्रेन चल रही हैं। ये लॉन्च हुआ था आज से 3 साल पहले। जब पहली ट्रेन का कॉन्सेप्ट बना और जब उसके कोच को डिज़ाइन किया गया तो वो इंडिया में नहीं बनता था, तो बाहर से उसका कोटेशन लिया गया। इनवाइस जब आई तो 2-3 कंट्री जिनसे लिया गया, वो 5 से 6 करोड़ के बीच में था, 540, 550, 56 लाइक दैट, बिटवीन 5 to 6। तब हमारे देश के एक इंजीनियर ने, रिटायरमेंट के 2 साल बच गए थे, उनको पूछा डिपार्टमेंट ने कि भाई आप क्या अच्छा करना चाहते हो, क्या पोस्टिंग चाहते हो। यू विल बी सरप्राइज टू नो, उन्होंने इसको डिज़ाइन कर दिया और ये 55 लाख का पड़ गया। कहाँ 5 करोड़? ऑब्वियसली। आपने वैक्सीन ली थी? ली थी ना। कौन सी ली थी? मैंने कोवैक्सीन ली थी। कोवैक्सीन ली थी। अब इतने लोगों ने कोविशील्ड ले ली और उनका क्या हुआ फिर? अभी एक जो रिपोर्ट आई है, जिस कंपनी ने इसको बनाया उसने कहा कि इस दवाई में हो सकता है कि साइड इफेक्ट भी हो, जैसे ब्लड क्लॉट्स और कुछ इस तरह से। हालांकि उन्होंने बाद में बोला कि वो सिर्फ दवाई लेने से पहले महीने तक ही होते हैं। बट अब भारत में मैम लोगों ने जो बोला कि मतलब आम आदमी पार्टी ने पूरा ट्रेंड चला दिया था कि अगर मोदी जी ने वो दवाई लोगों को कहा तो उसका एक निरीक्षण क्यों नहीं हुआ। आज अगर किसी को भी कुछ कोविशील्ड की वजह से हो गया तो उसके जो उसके प्रधानमंत्री जी ने कौन सी ली थी? कोवैक्सीन। और प्रॉब्लम आप किसकी बता रहे हैं? कोविशील्ड। देखिए, ये ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं ली गई थी। जिस डिस्पेंसरी में जो आई, जो गवर्नमेंट ने लगाई थी, तो उस पर जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, कोई ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं ना। दोनों ट्रस्टेड और सर्टिफाइड एक्रीडेटेड हमारी मेडिसिन बनी है, और यही बात है। उन्होंने मैं पता कर दिया, जिसने बनाई ना कोविशील्ड, उन्होंने बोला कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्होंने ये जो जिस कंपनी के जो वो फाउंडर्स हैं, उन्होंने कहा कि भाई नहीं है,
ये जो दवाई है इतनी क्रेडिबल नहीं है, इससे कुछ ना कुछ हो सकता है कि जो बंदे हों उनको हो सकता है कि कोई साइड इफेक्ट हो, और उसके चांसेस उन्होंने बोला कि बहुत ही रेयर, शायद करोड़ों में एक आधा बंदा। तो फिर अब लोग, जो आम आदमी पार्टी ने ये एलिगेशन लगाया भाजपा पे कि अगर किसी दवाई की एग्जैक्टली वो मतलब सही नहीं थी तो उसकी, क्योंकि कोविशील्ड अमेरिका में नहीं लगाई गई, बहुत सारी कंट्रीज में नहीं लगाई गई, तो हमने इतने सारे लोगों ने लगा ली, तो उसकी जवाबदेही किसके पास है? पहली बात तो आपने जिनका नाम लिया उनको दिल्ली में लगाने की जिम्मेवारी थी, उन्होंने तो कोई सी भी नहीं लगाई, दी नहीं दिल्ली को। लेटर भी आए तो लेटर का जवाब नहीं दिया। हेल्थ मिनिस्ट्री को आगे बढ़कर उनसे बार बार पूछा गया था, आप अपना नंबर भेज दीजिए दिल्ली सरकार से। यस, बार बार अच्छा। आपको कितना नंबर चाहिए, उन्होंने नंबर लिख कर नहीं दिया, और फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाईपास करके उनको दिल्ली को वैक्सीन दी। उस टाइम पे जो भी दी गई हैं वो उस सिचुएशन में बेस्ट थी। अब बाद में आप रिसर्च करके कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, कोविड से क्या हुआ है कि आप कह रहे हो कि भाई नंबर ऑफ डेथ ये हमारी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। आप रात को सोना, दिन में जागना, मतलब उल्टा हो गया है। आज बच्चे देख लीजिए 11 बजे से पहले कोई सोकर नहीं उठता, जबकि विटामिन डी सब मुझे लगता है कम हो गया होगा। बिल्कुल। तो ये जो चीजें, पोटेशियम, सोडियम, ये पहले जिंदगी में कभी सोचा था कि कम होती हैं? आजकल ये भी कम होती हैं। क्यों? आप बच्चे जो खाना खा रहे हैं उसमें अगर हेल्दी फूड नहीं खाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होगा, तो वो प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है। पहले वाले लोग क्यों बीमार नहीं होते थे? क्योंकि उनका लाइफस्टाइल हेल्दी था। आज हम फॉरेन में चले जाएं, वो लोग शाम को 7 बजे सब वॉक करते हुए नजर आ जाते हैं, हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस है। तो ये एक जनरेशन में, अब प्रधानमंत्री जी बार बार क्यों लोगों को चेस कर रहे हैं कि हेल्थ के प्रति अवेयरनेस हुई है, खुद जाके वो लोगों को कहते हैं कि मोटिवेट करते हैं। तो ये चीजें तो हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर है। आपने भी कोविड के टाइम पे काफी मील्स प्रोवाइड करे थे, लंच भी, डिनर्स भी, 2 टाइम की मील भी आपने, तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया? उस समय लोग आ रहे थे, कितने हेल्पलेस हो गए थे? वो एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी, और ये तो आप कहिए कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में इतना बड़ा फैसला एकदम ले लेना कि कंट्री को क्लोज कर दिया, बहुत बड़ी बात है। वरना एक बार ये फैल जाता तो जो हम 1918 की सुनते हैं ना, 1918 में भी ऐसी बीमारी आई थी, वो बहुत बढ़ जाती। इतना बड़ा फैसला जब लिया गया तो वो डिसीजन सही था, क्योंकि आपको सबसे पहले तो आने से रोकना था, क्योंकि आप पहले बाउंड्री को मजबूत करेंगे, क्लोज करेंगे, तभी अंदर हो पाएगा। तो वो सिचुएशन बहुत मुश्किल थी, लेकिन बहुत अच्छे से संभाला। वो जो डॉक्टर्स रात दिन लगे हुए थे ना हॉस्पिटल्स में, वो तो लगे हुए थे। अब उनको मोटिवेट करने के लिए क्या हुआ, पीएम साहब ने लाइव होके बोला, इस तारीख को हम ताली बजाएंगे, इस तारीख को हम थाली बजाएंगे। लोगों ने कहा ताली और थाली बजाने से कोविड भागेगा क्या? कोविड नहीं भागेगा। कोविड से लड़ने वालों को हिम्मत मिलेगी कि हमारा देश हमें याद कर रहा है। तो जो मेडिकल स्टाफ है उसको सम्मान मिला जब वो टीवी में खड़े होकर देखते थे कि देश हमारे लिए खड़ा हुआ है। तो ये चीजें कुछ भागने वो नहीं होती है। आदमी गो कोरोना, आपने वो मीम देखा था, गो कोरोना गो, कोरोना गो बड़ा वायरल हुआ था, गो कोरोना गो। इतने जो किलो का शरीर है ना, इसमें माइंड गेम सिर्फ 250 ग्राम के दिमाग का है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन, जो ऑपोजिशन है, आप फिर बोलोगे तारीफ नहीं कर रहा, मैं देखो सारा पॉइंट लेकर आ रहा हूँ, पूरी हमने तारीफ तो बहुत की है, बट मैं चाहता हूँ कि दूसरा नैरेटिव भी ऑडियंस के सामने है। तो जो हमारी जो जनता ये कहती है कि जो सरकार है वो ईडी को कंट्रोल कर रही है, जो केजरीवाल जी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको जो जिस तरह से जेल में डाला गया, ईडी की साजिश है, और जिस तरह से इवन आपके फेवरेट राहुल गांधी जी, आपको राहुल गांधी कैसे लगते हैं, पहले ये बताओ, सच्ची बताना। अब तो देखो, चलो पहले होगा, बट अब तो थोड़ी सेंसिबल बातें हैं। दो बातें, आप इंसान कैसे हैं और आप नेता कैसे हैं। आप इंसान के रूप में भोले इंसान हो सकते हैं, आपका भोलापन लाइफ में चल सकता है, लेकिन देश जब हैंडल करना है तो आपको स्मार्टनेस, विजडम चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपके हिसाब से नहीं है राहुल गांधी में? देखिए, वो खुद ही, उनकी सरकार ने बिल पास किया, उसको फाड़ देते हैं। मतलब अब वो जब बैठते हैं तो वो चारों तरफ देखते हैं, या मुझे शाबाशी देंगे मेरी पार्टी वाले लोग। तो उनका खुद का जो बिहेव है, बीच में मैंने एक कमेंट पढ़ा था, सोनिया गांधी जी ने कहा था बार बार अपना लुक बदलते थे। नेता को अपना लुक कभी नहीं बदलना चाहिए, बहुत रेयर बदलना पड़ता है, बट उसको स्लोली ग्रेजुअली मेंटेन करना चाहिए।
तो मैंने तो एक आर्टिकल ही पढ़ा था कि सोनिया जी ने उन्हें कहा कि भाई तुम करते क्या हो, तुम एक लुक में रहने की अपनी छाप बनाओ। तो राहुल गांधी जी इस देश के हमारे एक नागरिक हैं, अच्छे इंसान हैं, पर अच्छे नेता की क्वालिटी के लिए, देश चलाने के लिए लीडरशिप कुछ अलग होती है। तो लीडरशिप मैं मानूंगी कि उनसे। तो केजरीवाल जी में नहीं है लीडरशिप? दिल्ली के साथ पंजाब भी जीत लिया और इलेक्शंस में जबरदस्त, मतलब आप परफॉर्मेंस देखो। आप अगर एक व्यक्ति की बात करें, हो सकता है उसके थॉट प्रोसेस से लाइन ना करें, बट अगर कहीं ना कहीं सक्सेस है तो वी हैव टू अप्रिशिएट। तो अगर दिल्ली में, पंजाब में सरकार बना ली एक बंदे ने और अब एक नेशनल पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी को मिल गया है, तो मैम कुछ तो सही होगा ना जो आम आदमी कर रही है। एज बीइंग ए पर्सन अगर आप देखेंगे ना, राहुल गांधी मच बेटर है केजरीवाल जी। सच्ची? एज बीइंग ए पर्सन मैंने कहा। ओके। आप मिले हो ऐसे दोनों से पर्सनली मिले हो कभी? राहुल जी से नहीं मिली, केजरीवाल जी से बहुत बार मिली हूँ। अच्छा। राहुल जी और केजरीवाल में बेसिक डिफरेंस है। केजरीवाल जी बहुत ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो सिर्फ मौके पे फायदा उठाना जानते हैं। राहुल गांधी जी कुछ फैसले दिल से भी ले लेते हैं। केजरीवाल जी कोई फैसला दिल से नहीं लेते। वो अपनी बातों को खुद ही, अब आपकी कितनी मीडिया बाइट मीम्स आप ही चला रहे हो ना, उन्होंने कहा था मैं तो कभी समझौता नहीं करूंगा। अब पूछे मैंने कब कहा था? बच्चों की कसम खाने गए कहता आपने चला दिया होगा। ये तो मैंने अभी देखा उनका चुनाव से थोड़े दिन पहले। तो कम से कम आप जो कह रहे हैं, मेरी सबसे बड़ी बात है कि इस देश को ना विजन की जरूरत है, देश को स्पाइल करने वालों की जरूरत नहीं है। देश में विजन के साथ चीजें करनी चाहिए। केजरीवाल जी मान लीजिए एक ऑफिसर है, तो ऑफिसर को पता है कि मेरा जो फंड्स आ रहा है कहाँ से आ रहा है और मुझे कहाँ खर्च करना है। मैं ये नहीं कहती फ्री में नहीं देना चाहिए, देना सरकार का काम है, पर किसको देना ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अगर फ्री बस में चलूं तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई क्राइम नहीं है, बिकॉज मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। और एक बुजुर्ग अंकल जिसके घर में कमाने वाला नहीं है, वो टिकट दे के चले और बाकी फ्री में चल रहा है, तो मुझे लगता है इससे गलत बात कोई है नहीं। अच्छा, आम आदमी पार्टी की दो अच्छी बातें बताओ, अच्छी वाली बतानी। जो थी वो तो उन्होंने छोड़ दी, क्या बताओ? अच्छा, कौन सी थी ये बता दो। देखो, शुरू में लगता था सच बोल रहे हैं और सारी झूठ निकल गई। बात तो अच्छी करी थी, कर्म तो खराब कर दिए, क्या बताऊं? वो कहते हैं बिजली फ्री दे रहे हैं, इतने लोग, आपको नहीं लगता बिजली फ्री है हेल्पफुल है? आपकी छत पे सोलर प्लांट लग जाए, उससे ग्रिड में लाइट जाए, आपको फायदा हो। बिजली की लाइनें जो ऑल ओवर इंडिया वो मतलब डाली गई हैं, उन पे लोड कम हो, आपके प्लांट पे कोयला कम हो, सोलर प्लांट का यूज करके आप लाइट ले लें, वो अच्छा है। वो स्कीम लानी चाहिए, या ये आपको कहनी चाहिए कि बिजली का बिल। नंबर लोगों को तो ये होता ना कि फ्री दे दो, लोगों कहाँ सोचेंगे? मैं फ्री से मुझे एलर्जी नहीं है। अच्छा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहती हूँ फ्री देना ही पड़ता है, सरकार है भाई, लेकिन फ्री में किसको देना, वो बात इंपॉर्टेंट है। फ्री में जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन उनको देना। अब आप फ्री की बात कर रहे हो, 2016 से कोई राशन कार्ड नहीं बनाया, ठीक है, किसी ओल्ड एज आदमी को पेंशन नहीं मिली, कोविड का इंजेक्शन फ्री नहीं देना चाहिए था क्या? आप देश की ट्रेजेडी पे हट जाते हो, और फ्री दिया वैसे उन्होंने, ऐसा नहीं, गलती हो गई मुझसे, फ्री तो उन्होंने दिया नहीं। मैं बताती हूँ क्या फ्री दिया, एक पेटी दारू के साथ एक पेटी दारू फ्री दी थी। मैम, तो ये दारू तो हर जगह बीजेपी नहीं करती होगी, कहीं ना कहीं तो बीजेपी के नेता करते होंगे, देखिए कांग्रेस के भी करते होंगे। आप उसको बढ़ावा नहीं दे सकते। नहीं, गलत तो है, बट करते सारे हैं। नहीं, देखिए, आप एज बीइंग ए गवर्नमेंट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन किसको रिस्ट्रिक्शन वे में करना और किसको खुलेआम करना है, दोनों में फर्क है, ठीक है ना? एक्साइज पॉलिसी में सारी पॉलिसीज को चेंज करो और एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, तो लोग तो ले आए ना पूरे महीने की तनख्वाह की, तो ये दिक्कत है। तो बीजेपी नहीं कभी नहीं किया ऐसा? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैम ऐसे ना कहो मैम, कोई ना कोई तो बीजेपी में करता होगा, इतनी बड़ी पार्टी है पूरे देश में। मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी की स्टेट्स में नहीं एक्साइज पॉलिसी के हिसाब से दारू नहीं बिकती होगी, बिकती होगी, बट ये जो लेकर आए ना एकदम से 21 दिन से ड्राई डे कितने कर दिए, मेरे ख्याल से 3 या 5 किए थे, एज घटा दी, कुछ चीजें फिर भी होती हैं, लेकिन ड्राई डे का नंबर आपकी सेंटिमेंट्स को भी हर्ट करता है। मैम, सेंटिमेंट्स तो लोगों को भी हर्ट होते हैं कि एक जो नेशनल पार्टी है उसके मनीष सिसोदिया को भी अरेस्ट कर लिया, सीएम को भी अरेस्ट कर लिया, तो फिर वो ये कहते हैं कि ईडी को यूज किया जा रहा है गलत तरीके से। आपको लगता है ऐसा? अगर
उनके साथ जो लोग मिलकर काम कर रहे थे वही गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाए, वही उनको पूरा प्रूफ दे दे और वो प्रूफ रिकवर भी हो जाए, तो क्या करे सरकार? तब तक तो नहीं पकड़ा जब तक वो गवर्नमेंट अप्रूवर नहीं थे। तो जो गवर्नमेंट अप्रूवर बने उन्होंने ही कहा, जहाँ से पूरी पॉलिसी का ड्राफ्ट स्कैन करके भेजा गया, फॉरेंसिक ने उसको कंफर्म कर दिया। जिस होटल में मीटिंग्स हुई वहाँ की अगर मान लीजिए कंफर्मेशन हो जाती है तो भाजपा किसी को जबरदस्ती तो नहीं डाल दे। और भाजपा का मतलब भी नहीं है, ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट ने उनको सजा दी है। भाजपा के नेताओं ने तो सिर्फ जब गली गली में नॉन कन्फर्मिंग एरिया में भी दारू की दुकान खुली थी तो उनको अपोज किया था। किसी भी काम को करने का सिस्टम होता है, तो जो काम रिस्ट्रिक्टेड वे में होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए। बहुत अच्छा। अब हमने दुनिया जहान की बात करी और हमने पॉलिटिक्स डिस्कस करा। जाते जाते हम लोग ये जानना चाहेंगे कि यू एज अ पर्सन, यू एज अ पॉलिटिशियन, यू एज एन एमपी, आप क्या बेनिफिट दोगे सोसाइटी के लिए, पब्लिक के लिए, वेलफेयर के लिए? क्या मैसेज है आपका फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सेफ्टी, फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट जो कि जनता तक पहुंचना चाहिए? टॉप 3 पॉइंट्स मैं एक ही लाइन में बता देती हूँ। श्योर प्लीज। ये हुई ना बात। वाओ। गवर्नमेंट की बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारी पॉलिसीज है और गवर्नमेंट में बहुत काम करनी होनी चाहिए। मेरे क्षेत्र की जनता को मैं एक कनेक्टेड लिंक हमेशा रहूंगी हर काम के लिए। यही उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, चाहे वो वेलफेयर काम के लिए आए, वो रोड के लिए आए, वो किसी पॉलिसी के लिए आए। आई विल बी अ वेल कनेक्टेड मीन फॉर देम। उन्हें मुझसे मिलकर सेटिस्फेक्शन, और हर डिपार्टमेंट से काम डेफिनेटली जब सेटिस्फेक्शन है। अच्छा, आपको अगर यंग वोटर सुन रहे हैं, बहुत सारे यंग वोटर्स हैं जो आपको सुन रहे हैं पहली बार, और वो पहली बार उनको नहीं समझ आता। मतलब मेरे भी, जैसे कल भी मैं किसी फ्रेंड के साथ था, मैं गुड़गांव में था, मैं कहा किसको वोट कर रहा है, तो उसने रिसेंटली शिफ्ट किया, वो रहता रोहिणी में, वो गुड़गांव शिफ्ट हो गया। तो मैं कहा, कह रहा भाई कौन जाएगा इतनी दूर वोट देने? मैं कहा यार वोट एक इतना इम्पोर्टेंट है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई, ये बता कि कोई ट्रिप का, मतलब समझ रहे हो? तो साइकोलॉजी लोगों, मतलब जो यंगस्टर्स हैं, मैं यंग की बात कर रहा हूँ, उनका है कि यार इन्होंने आना, उन्होंने आना है, मुझे मतलब है अपने काम से क्या करा है। तो जो यंग वोटर है उनको समझ ही नहीं आती पॉलिटिक्स। उनको आप बोलोगे ये सही, वो गलत है, वो गलत है। तो आपके हिसाब से अगर आप उनको इस इलेक्शंस के माध्यम से, ऑब्वियसली एक वोट के लिए भी हम ये पॉडकास्ट का हमारा ही मकसद है कि हम लोगों के अंदर ये चीज़ लाएं कि एटलीस्ट यू शुड वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ योर आइडियोलॉजीज, बट यू शुड गो आउट एंड वोट। तो आप यंग जो वोटर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आज से 75 साल पहले या 80 साल पहले उस टाइम की यंग जनरेशन ने ऐसा ही सोचा होता ना, जैसा आप मुझे बता रहे हो, तो कहीं पे ना अंग्रेजों के नीचे जॉब कर रहे होते। अगर इस देश को कुछ देने के लिए उन्होंने जान दी ना, तो ये वोट का राइट ही था। रोटी कपड़ा मकान तो जो मेहनत कर रहा था सबको मिलता है। अगर सम्मान की बात थी अपने देश की, विवेकानंद जी से एक बार पूछा गया था आपके देश का धर्म क्या है, क्या जवाब दिया था उन्होंने? जो देश पराधीन होता है उसका कोई धर्म नहीं होता। जब आपको कदम कदम पे नीचा दिखाया जाता ना, महात्मा गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास की टिकट की ट्रेन की टिकट थी, धक्के मार के नीचे उतार दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी IAS लग गए थे, सैलरी बराबर नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था वो जिस क्लास के वो व्यक्ति थे, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं किया कि ये इंसल्ट इंडिया की इंसल्ट है जी। भगत सिंह जी बहुत स्टूडियस थे, गली में घूमने वाले बच्चे नहीं थे, काफी लिटरेट भी थे। भगत सिंह और राजगुरु, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, ही वाज स्कॉलर। तो जैसे आपके फ्रेंड ने सोचा, सॉरी टू से अबाउट योर फ्रेंड, उसको भेजूंगा वीडियो। हाँ बिल्कुल भेजना। अगर उन लोगों ने 100 साल पहले सोचा होता तो आज हम आजाद नहीं होते। इस देश के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप असेस करिए ना, इसका मतलब आप फेल हैं। आपको ये और वो दोनों बराबर लगते हैं तो इसका आप फेल है, आप स्टडी करना ही नहीं जानते, आपको आता ही नहीं करना, वरना ऐसे कैसे हो जाएगा? और मान लिया गुड और बैड में चॉइस नहीं होगी, बैड और वर्स्ट में तो है, वो तो कर सकते हो ना। और फिर कल आपको कोसने का कोई अधिकार नहीं है, फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। मैम अब जाते आते देखो एक बात लास्ट फाइनल है कि अब देखो पार्ट 1 तो हो गया, अब हमारा पार्ट 2 आपके जीतने के बाद करेंगे। प्रॉमिस कर दो, यहीं पे देखो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं आपको। चलिए, इतने सारे लोग जो सुन रहे हैं वो मुझे ब्लेस करें। और फिर अगर ऐसा होता है तो विद द न्यू वर्जन मिलते हैं दोबारा। चलो, थैंक यू सो मच गाइस। दिस वाज our contesting MP from West Delhi and we're looking forward to this elections। और ये एक मकसद है हमारा जहाँ पे आप अपना निर्णय खुद लें। एक contesting MP क्या भारत के बारे में सोचता है, यही हमारा मकसद था जो हम आपके साथ लाए। बहुत अच्छी तरह आपने जवाब दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।